नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि रेलवे से बिलोंग करता है। और रेलवे से बिलोंग करता है, इसका मतलब देखिए, कहीं पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कहीं भी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बात तो सही है। इन्वेस्टमेंट हम लोग कहीं भी आज के डेट में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नए नए जो मार्केट में लोग आ रहे हैं उनको नॉलेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि कैसे फंडामेंटल किसी कंपनी का हम लोग देख पाते हैं। तो डेफिनेटली वो सब बातों को रखने के लिए मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूँ कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट आप लोगों को मिलते रहे। मार्केट को कैसे देखते हैं, स्टॉक को कैसे देखते हैं, उसके फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को कैसे देखते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं दो स्टॉक के बारे में जो रेलवे से बिलोंग करता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का न्यू फैमिली है। और आप लोग डेफिनेटली, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिए। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले एक जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल इसको बोलते हैं सिंपली। देखिए, रेलटेल कंपनी जो है वो 2000 इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2000 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो इसको मिनी रत्न भी कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पे मिनी रत्न लिखा हुआ है ना, मिनी रत्न, इस मिनी रत्न कंपनी, ऐसी कंपनी भी इसको कहा जाता है। और ये अभी जो है 6000 रेलवे, 6000 प्लस स्टेशन में अपना सर्विस दे रहा है। सर्विस क्या देता है, आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे कि रेल वायर जो होता है, मतलब जो भी इंटरनेट फैसिलिटी जो होता है रेलवे को, वो मोटा मोटी समझ के चलते हैं कि ये प्रोवाइड करता है। चलिए, तो ये है कि देखिए, अब रेलवे के बारे में जहाँ तक बात कर रहे हैं तो रेलवे भी विकासशील है और आगे भी बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होने को है। बहुत सारा स्टेशन में डेवलपमेंट होने को है, तो बिजनेस को लेके इसको कहीं से सोचने को नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे तक सीमित है, ये प्राइवेटली भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी बात है, तो सब भी बात हम लोगों को डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए। अब कंपनी के की फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, तो देखिए, किसी भी कंपनी को हम लोग जानने से पहले हम लोग तीन चीज़ देखते हैं। हाँ, आप लोग को सॉरी, पांच चीज़ देखते हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली अब पता चल गया होगा, कि जो अगर रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता चल गया होगा। क्या क्या देखते हैं, आरओसी देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के इफिशियंसी को बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, जो भी इक्विटी है उस पर रिटर्न उसको कैसा मिल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी का, रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं, और क्या देखते हैं, मिनिमम एटलीस्ट डेट देखते हैं। ठीक है, ये पांच चीज़ तो एटलीस्ट देख ही लेते हैं कि भैया कैसा क्या है। तो हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीनर पे और हम लोग देख पा रहे हैं रेलटेल। सिंपली देखिए कैसे देखते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ लोग न्यू होंगे तो उनके लिए। स्क्रीनर पे गए, स्क्रीनर खोल लिए, और उसके बाद यहाँ पे सर्च किया कंपनी का नाम, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल यहाँ पे लिख दिए। अब आ गया कंपनी के बारे में, और हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का क्या है। ठीक है, तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉक पी लिखा हुआ है। तो स्टॉक पी जो भी है, इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, सेक्टर से। सेक्टर मतलब क्या, इस सेक्टर में जो भी कंपनी है पूरा उसका वैल्यूएशन कितना है। तो सेक्टर का पी जहाँ हम लोग देख पाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 39। 39 का सेक्टर का पी, और स्टॉक का पी कितना है, 15.5। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी सेक्टर इसके पीयर्स हैं उसके कंपेरिजन में रेलटेल कंपनी क्या है, चीपर है। और कितना चीपर है, मोर देन 50%। मतलब क्या है, यहाँ 15 के पी पे चल रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री का पी कितना है, 40 है, तो उससे सस्ता हो गया ना सेक्टर से। तो ये चीज़ें मतलब क्या है कि चीपर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। उसके बाद फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो आर ओ ई, आर ओ सी, आर ओ ए, ये तीनों एटलीस्ट हम लोग 15% से ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं किसी अच्छी कंपनी के लिए। इसका कितना है, 19% आर ओ सी, आर ओ ई 14% है, लेकिन आर ओ ए जो है वो 7.5% है। ठीक है, तो आर ओ ए थोड़ा सा कम है, रिटर्न ऑन एसेट कम है, लेकिन आर ओ सी और आर ओ ई दोनों 15% के आसपास है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। अब उसके बाद डेट के बारे में बात करें, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी डेट फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि कोई भी अगर इन इकोनॉमिक वीकनेस आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो इस कंपनी को डेट का बर्डन एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। और उसके बाद कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो इसके पास कैश भी है, 340 करोड़ के आसपास इसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो कैश रिच कंपनी है और डेट बिल्कुल नहीं है। की फंडामेंटल्स मोटा मोटी अच्छा है, ओके। चलिए, अब उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कंपनी के जो मालिक हैं उनका कंपनी में क्या विश्वास है। तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जहाँ हम लोग बात कर पा रहे हैं, वहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 72% माल जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है। वहीं 5% माल डीआईएस के पास है, और छोटे मोटे एफआई इन्वेस्टर भी इसमें हैं। और डीआईएस भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5% के आसपास। पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक में भी एच डी एफ सी लाइफ के पास जो है एक मोटा स्टेक है। मोटा स्टेक इन द सेंस की 1% के आसपास इनके पास भी स्टेक है। मतलब ये हुआ कि
कंपनी का टोटल माल, मतलब 72% ये पकड़ लीजिए, 5% ये पकड़ लीजिए और 5% इसमें भी पकड़ लीजिए, तो मतलब 780, मोर देन 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोच रहे हैं तो ये चीज़ बात हुआ एक, जो हम लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है। अब हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं, तो बैलेंस शीट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2016 से लेकर 2021 तक, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे हम लोग आ रहे हैं। तो 2016 में जहाँ 578 का सेल्स होता था, वहीं 2017 में 850 हुआ है, 987 हुआ है। मतलब क्या हुआ कि 2022 में अभी उसका हो गया 1548। मतलब ये हुआ कि पिछले 5-6 साल में ये सेल्स जो है, धंधा जो है अपना कंटिन्यू ग्रोइंग कंडीशन में है, जो कि एज ए कंपनी, एज ए इन्वेस्टर हम लोग के लिए भी पॉजिटिव बात है और कंपनी के लिए भी पॉजिटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा डिसेंट 25 to 35% के बीच में इसका पिछले 6 साल 7 साल से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी हिसाब से ईपीएस भी इसका ग्रो हुआ है, 3.20 था, जो कि 6-7 साल में बढ़ के डबल हो गया है, मोटा मोटी 6.51 हो गया है, जो कि एज ए इन्वेस्टर भी अच्छी बात है और एज ए कंपनी प्रमोटर जो मालिक है उनके लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल्स पे, टेक्निकल लेवल इसका देखते हैं। तो देखिए टेक्निकल्स लेवल जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल लेवल्स में इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 190 के आसपास है, ठीक है, और ऑल टाइम लो जो है वो है 183 के पास आसपास, और स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 102। कहने का बात ये हुआ कि स्टॉक जो है अभी शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें अगर, तो शॉर्ट टर्म में जो है ये स्टॉक अभी क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बियरिश दिख रहा है। बियरिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है एज ऑन डेट 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ इसका कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बियरिश रहेगा, जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, मतलब जब तक 105 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक बियरिश ही रहेगा। उसके बाद अगर बात करें थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट बन के आया है, वो है 90। तो 90 के आसपास, मतलब अभी 100 चल रहा है और 90 मतलब 10%, अगर यहाँ से 10%, 5%, 7% मोटा मोटी ये सपोर्ट मान लो अगर, तो 95, तो 95 के नीचे अगर रेलटेल अपने को मिल जाता है और अपना टाइम हॉरिजन थोड़ा सा 5 मंथ 6 मंथ या साल भर का है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में हम लोग बेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कितना भी स्लो डाउन हो, रेलवे का स्लो डाउन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, और आगे आने वाले कंडीशन टाइम में रेलवे अपना धीरे धीरे ग्रो तो करता ही रहेगा, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो। और अपना जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी डेफिनेटली रेलवे के लिए भी अभी अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है, तो ये चीज़ भी रेलटेल के लिए पॉजिटिव बात है, जो कि हम लोग को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। ओके, तो इसको बैंक लेवल्स के बारे में जो हम लोग फिर से बात कर लेते हैं कि 95 के नीचे अगर मिलता है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को हम लोग उठा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 110 एंड ऊपर। तो ये चीज़ हम लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए। और यहीं पे गूगल पे भी चार्ट है इसका रेलटेल का, जो हम लोग डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिछला जो प्रीवियस सपोर्ट था इसका 85-86 के आसपास था, और अभी जो चल रहा है 102 चल रहा है। तो 95 के नीचे हम लोग इसको माल को उठा सकते हैं, 95, 90, 85 ये सब लेवल पे हम लोग डेफिनेटली इसको टिक करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है क्या है, इरकॉन। इरकॉन इंटरनेशनल इसको हम लोग कहते हैं, या फिर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसका नाम है, जो कि जो है इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली है। देखिए अब ये स्टॉक के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी हम लोग देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि अपने पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, हम लोग कितना का स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे, 10 से 15, मैक्सिमम बहुत होगा तो 20 बना लेंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को वो सब मैनेजमेंट भी तो देखना है ना। तो ये बात है, तो इसलिए हम लोग के पास बेहतर स्टॉक है। तो लेकिन ये सब स्टॉक में हम लोग स्विंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली खोजते हैं और बनाते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं, विद कॉन्फिडेंस बनाते हैं, विदाउट रिस्क बनाते हैं। तो इसलिए वैसा स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है इरकॉन। और इनकॉन के फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करें, देखिए इन्वेस्टमेंट हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिपेंड, सब बात सही है, लेकिन हम लोगों को की फंडामेंटल्स उसका देखना चाहिए। क्या किस में हम अपना, किस धंधे में भैया हम पैसा लगा रहे हैं, उस धंधा किस हिसाब के लायक है, वो अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए इरकॉन के बारे में हम लोग बात करें, तो इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो वैल्यूएशन इसका जो है इंडस्ट्री का पी डेफिनेटली 21 है, और इसका वैल्यूएशन कितना है 5.68। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टॉक चीपर देन सेक्टर है। इसके पेयर्स में जो भी है कंपनी, जिसके सेक्टर में जिस इंडस्ट्री में काम करता है, उस इंडस्ट्री से ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। तो वैल्यूएशन में तो भैया भैया खुश कर दिया कि भैया बहुत सस्ता स्टॉक है। चलिए अब रिटर्न ऑन रिसेंट रेशियो के बारे में बात करें, तो आर ओ सी 14% का ऑफर कर रहा है, आर ओ ई 13% का ऑफर कर रहा है, और आर ओ ए 4% का ही ऑफर कर रहा है। तो आर ओ ए के कंडीशन में थोड़ा सा मार खा जा रहा है, लेकिन आर ओ सी और आर ओ ई इसका अच्छा है।
जो चीज़ है अब वो मैं आप लोगों के सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। चलिए, अब डेट के बारे में बात करें तो डेट इस कंपनी के ऊपर 1399 करोड़ का है। तो भैया आप कुछ लोग बोलेंगे भैया डेट तो बहुत ज़्यादा है और आप डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करने का बात करते हैं। तो इसके अगेंस्ट कैश भी तो देखेंगे ना कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो कैश के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कैश कितना है, 5513। तो अगर इसको इससे घटा भी दें तो इसके पास फिर भी मोटा मोटी 3 हज़ार करोड़ के आसपास कैश मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी नेट डेट फ्री है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अगेंस्ट उतना जितना डेट है चाहे तो वो एक दिन में क्लियर कर सकता है। तो कंपनी क्या है, नेट डेट फ्री है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इसलिए रिस्क बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग इसमें खोज सकते हैं। तो चलिए ये बात हुआ। अगर उसके बाद कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, जबकि प्रमोटर होल्डिंग का जो जहाँ तक बात है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मोटा मोटी जो है अच्छा खासा वही वही रेलटेल वाला फंडा है कि 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है एंड रेस्ट जो है वो पब्लिक के पास है। चलिए, उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो धंधा है वो मोटा मोटी एक डिसेंट रेट से बढ़ रहा है धीरे धीरे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर इसका सेल्स के बारे में बात करें, अगर 10 साल के बारे में बात करें तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 7-8% के हिसाब से बढ़ रहा होगा या 10% के हिसाब से। नीचे देख लो, ओके हाँ, यहाँ देखिए 10 साल में क्या लिखा हुआ है, 8%। मतलब 8% के हिसाब से इसका हर साल धंधा बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट पिछले 5 साल में 12% के हिसाब से बढ़ा है और 10 साल में मोटा मोटी फ्लैट है। ठीक है, तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा कर नहीं रहा है और क्योंकि पीएसयू से अपने को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता, लेकिन स्विंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हम लोग खोजेंगे और करते हैं। तो ये चीज़ है। मार्जिन के बारे में बात करें तो ये 10% के आसपास मार्जिन में काम करता है, जो कि डिसेंट है, ओके है। अपने को चाहिए क्या, अपने को तो भैया 10% निकालना है, 15% निकालना है, प्रॉफिट बात खत्म भैया, तुम आप अपने जाओ रास्ते, मैं चला अपने रास्ते। चलिए अब आते हैं इरकॉन के बाइंग लेवल्स पे क्यों बात कर रहे हैं और क्यों बात करना चाहिए। चलिए, तो इरकॉन के बाइंग लेवल्स पे जब हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा रखा है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका बाइंग लेवल्स के आसपास ये घूम रहा है। मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। ठीक है, सपोर्ट मतलब क्या हुआ, सपोर्ट ये हुआ कि ये देखिए ये सब जो लेवल है ना, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट, तो मल्टीपल सपोर्ट के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर अच्छा बेहतर सपोर्ट के बारे में बात करें तो बेहतर सपोर्ट पे भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेहतर सपोर्ट पे नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए इस लेवल पे, इस लेवल मतलब क्या, 37 36 के आसपास अगर मिल जाता है तो यहाँ से हम लोगों को इसको कलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी इस लेवल पे आता है तो जबरदस्त तरीके से बाउंस करता है। देख रहे हैं ना, 36 पे आया, 35 पे आया, बाउंस किया, 35 पे आया, बाउंस किया, 35 पे आया, बाउंस किया, फिर से 36 37 के आसपास आया, बाउंस किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन फिर से 35 36 के बाद बाउंस किया, तो फिर से आएगा, फिर से बाउंस करेगा। ऐसा एक्सपेक्ट हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे भी आ गया तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं भैया, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, कंपनी फ्लॉप होने को नहीं है और रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो भैया अभी बंद नहीं हो रहा है कंपनी, इसलिए रिस्क कम है। तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को हम लोगों को 36 35 37 के आसपास इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है और वेट करना है कि हम लोग एट लिस्ट इसमें से 40+ का टारगेट लेके जाएं। 40+, 45+ विद इन 3 to 6 मंथ इसमें अपने को 45 46, मतलब ये हुआ कि 20% के आसपास इसमें अपने को मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। जो हम लोग बैंक एफडी से 1 साल में कलेक्ट करते हैं वो यहाँ से एटलीस्ट 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम में मिल जाएगा, मोर देन 20% भी मिलेगा। तो ये चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली सामने में रखना चाहता हूँ। चलिए, इरकॉन का लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में बात करें तो देख लिए यहाँ पे ये मल्टीपल स्विंग अपॉर्चुनिटी दिया है, डेफिनेटली दिया है। देख रहे हो ना कितना बार आया है, 40 के आसपास मल्टीपल टाइम्स आया है और ऊपर भी गया है, 50 के पास भी गया है। तो जितना 40 के नीचे हम लोग इसको खरीद लेते हैं, 40 के नीचे हम लोग खरीद, 40 तो इसका आना है, वो तो धर्म सलाम है, लेकिन इसके ऊपर जो भी मिलेगा हमको, इसके खरीद 40 के नीचे हम लोग जितना खरीद लेंगे माल, वो अपने के लिए प्रॉफिट है। तो ये चीज़ था रेलटेल और इरकॉन के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं वो सब आप लोगों को ऑन टाइम मिलते रहे। और मैंने 2 वीडियो लास्ट में भी पोस्ट किया था जो कि मुथूट फाइनेंस के ऊपर था, जो कि ऑलरेडी 2 दिन में 10% 15 10 12% के आसपास ऑलरेडी दे चुका है अपने को। बाइंग लेवल्स 960 के आसपास था, मैंने रिकमेंड किया था 960 के आसपास, वो ऑलरेडी अभी जो है जस्ट मिनट में खोल के दिखाई देता हूँ।
मुथूट फाइनेंस विद इन 2 डेज, ज़्यादा नहीं, इधर का ही देख लेते हैं। 960 पे था, मैंने वीडियो बनाया था कि भैया माल उठा लेने का है, टाइम आ चुका है और ऑलरेडी देखे तो 10% का टारगेट अपने को शॉर्ट टर्म में ही 2 दिन में मिल चुका है भैया। 2 दिन में 10% अब क्या चाहिए। और इवन ये स्टॉक को अभी भी रखने का है, दिवाली आ रहा है, 10-15% तो और भी यहाँ से दे देगा। तो चलिए ये चीज़ है। ओके, तो इसी तरह हम लोग मार्केट से हमेशा पैसा बनाते रहते हैं और आप, मैं विश करता हूँ कि आप लोग भी डेफिनेटली मार्केट जिस मूड में रहे, बियरिश रहे या बुलिश रहे, हम लोग पैसा बनाते रहें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।